वेलकम बैक ओल्ड बुक अकेडमी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सेकंड, जो कि आपका 18 का है। और इसके सीडीवी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो सीडीवी के क्वेश्चन कुल मिला के सब में सेम होते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम ही है। और इस प्रकार से हम हल करते चलेंगे कि क्वेश्चन हमें ईजी लगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको ये PDF चाहिए और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं प्लस इसकी आंसर की, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है ओल्ड बुक अकेड। टेलीग्राम चैनल पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डोनेट द। तो ये 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसको हम देखेंगे। शरीर के केंद्रीय भाग से पर्दियों या अंगों की ओर का विकास क्या है। तो पहला है इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। देखिए, हमने जो पढ़ा है अब तक, जो भी हमने इसमें पढ़ा, इस प्रकार कोई भी नहीं पढ़ा है प्रिंसिपल, ना इस प्रकार का पढ़ा है और ना इस प्रकार का पढ़ा है। दैट मीन कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिम मॉडिस्टल डेवलपमेंट है, यानी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, यानी हमारे जो सेंटर पार्ट है उससे बाहर की ओर चलता है। ठीक है, मतलब अगर उदाहरण से समझें तो सबसे पहले जो बेबी है वो क्या करता है, अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। यानी किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर जाके वो अपने ये फिंगर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को पकड़ता है तो वो पहले पूरे हाथ से पकड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो उसको फाइन मोटर्स उसकी डेवलप होती हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि आपके सेंटर से किधर जा रहा है, पार्ट्स की तरफ जा रहा है। ओके, या कह सकते हैं परिधि की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस वेयर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ स्कूल चिल्ड्रंस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। क्या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो हमें पता है कि हमारी जो एजुकेशन है कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपका क्या है, स्कूल की दिनचर्या का मतलब प्रमुख स्थान है, ना ही गतिविधियों, और ना ही आपका शिक्षकों का। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है कि प्रमुख स्थान जो स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है कि स्कूल चिल्ड्रंस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, उनको हम सेंटर में रखते हैं, यानी जो बच्चा है हमारा वो सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी, ना कि स्कूल हमारे सेंटर में होगा। ओके, तो ये आपका आंसर फर्स्ट निकल के आता है यहाँ से। और ये आंसर की बिल्कुल जो आपकी सी टेट की मानी भी है, वही आंसर की को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर देखें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर फैटर्निटी एंड चूज द ट्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप यू आर एग्जीबिटिंग। आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप क्या दर्शा रहे हैं। मतलब आप किसी स्कूल में गए और वहाँ पर टीचरों का कोई ड्रेस कोड है, तो आपने क्या करा, वही चीज़ आपने अपना लिया और वही चीज़ पहन के जा रहे हैं। तो आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ग्रुप आइडेंटिटी, या ओबीडियंट, या कंप्लेंस, या फिर कंफॉर्मिटी। तो देखिए, इसका जो आंसर है, क्या समूह की पहचान कर रहे हैं, या समूह की आज्ञाकारिता, या समूह निर्देश पालन कर रहे हैं, या समूह की अनुरूपता। तो इसके देखिए आंसर जो है हमारे पास 4 है, क्योंकि आप कन्फॉर्मिटी कर रहे हैं यहाँ पर, कि कन्फर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसा वहाँ पर हो रहा है आप वैसे ही वहाँ पर आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, कन्फॉर्मिटी कर रहे हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश के चरण में हो जाती है। मतलब जो पियाजे हैं उनकी कौन सी चरण है, यहाँ पर कौन सी स्टेज है जिसमें स्थायी होने का जो एक कंसेप्ट है, परमानेंस जो कंसेप्ट है, वो आ जाता है बच्चे में। तो सेंसरी मोटर में, या आपका प्री ऑपरेशनल में है, या कंक्रीट ऑपरेशनल में है, या फॉर्मल
ऑपरेशन में है। देखिए इसमें आंसर 4 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली लोग गलती करते हैं और वो कौन सा लगा देते हैं, प्री ऑपरेशनल में लगाते हैं, लेकिन नहीं, सेंसरी मोटर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि गामक संवेदी गामक, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है यह आपकी 0 से 2 की एज होती है और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, काफ़ी उस समय किसी भी चीज़ को टकटकी लगा के देखता रहता है। और इसकी एक बात और भी है, परमानेंस जो है यहाँ पर क्या होता है, प्याजे के अनुसार क्या करें, स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के अनुसार प्राप्त हो जाती है। अगर बच्चे को आपने खिलौना दिया और उसके सामने खिलौना आपने हटा लिया तो वहाँ क्या करेगा, बच्चा रोने लगेगा, मतलब उसको वो उसके दिमाग में स्थायी हो गया, परमानेंट हो चुका है, उसकी एक स्मृति। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सेंसरी मोटर। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर आपका है, कहता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं IEP, इज प्लान फ्रॉम द परसेप्टिव ऑफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके? स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम या ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए सबसे बेस्ट आंसर जहाँ पर आपको चाइल्ड सेंटर्ड, अगर बच्चा सेंटर में दिख रहा है, दैट मीन कि आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसमें गलती क्या करेंगे, जो स्पेशल एजुकेशन से जिन्होंने BEd या बी करा है तो वो लोग ज़्यादातर इसके साथ जाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाला जो आंसर है उसके साथ निकल जाएंगे कि हमने, क्योंकि IP मोस्टली वहाँ पर देखी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, लेकिन आंसर वहीं उनका ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम में जाते हैं। ओके, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम के संदर्भ में आप बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं। पूछा है बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रंस बिगिन टू कंबाइन वर्ड इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब ये कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे क्या छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं? तो वो होती है आपकी, एक चीज़ और है, देखिए ध्यान से पढ़ना, महीनों की बात कर रहा है, यानी मंथ की बात कर रहा है। किसकी? मंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 18 से 24, यानी 18 से 24 मंथ में, ठीक है, 18 से 24 मंथ में बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। कौन से? 18 से आपके 24 मंथ में। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वाटेंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय। अब बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो आपको बहुत ही इजी आंसर क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा, हमारे जो ईस्टर्न जो हैं उन्होंने दिया था। ठीक है, IQ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ IQ किसने दिया? ईस्टर्न ने दिया है। गेल्टान ने दिया, बिने ने नहीं दिया और टर्मन ने दिया। ठीक है, ईस्टर्न ने दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इन जैसे क्वेश्चन में। उसके बाद आपका है क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जा सकता है, किससे माना जा सकता है? फ्लूइड इंटेलिजेंट, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट या कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग से हम बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये वन साइडेड क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? वन साइडेड क्वेश्चन होते हैं। क्रिस्टलाइज ये हमने इसमें नहीं पढ़ा है, और फ्लूइड ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, ये आपको पता है, ये बार बार बताया जा रहा है। विविध सोच, यानी जहाँ पर आप एक से अधिक सोचें, यानी एक से अधिक सोच रहे हैं वो चीज़। ठीक है, क्रिएटिव दैट मीन कि एक प्रॉब्लम के आप कई सारे परसेप्शन या कई प्रकार से आप उसको सॉल्व करने की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्सेप्टेबल साउंड्स कम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाई इन इट्स डैश रूल्स। किसी भाषा की स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। अब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि जो साउंड से रिलेटेड है, तो देखिए साउंड से रिलेटेड है, ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पूरा CDP में इंग्लिश की पेडागोजी में दिया गया, अच्छे से उसको पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बनता है, इंग्लिश में ही बनता है। आपके जैसे आप भी देख रहे हैं कि CDP में बन गया, तो क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। फोनोलॉजिकल है, ग्रामेटिकल है, सिंटैक्टिक है या इनफ्लेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कि कौन सा होगा जो
आंसर है। अब देखिए साउंड की रिलेटेड बात कर रहा है तो हम यहाँ पर जाएंगे फ़ोन। फ़ोन जो है आप साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर कभी भी इस प्रकार की देता है कि भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजकों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है तो वो फोनोलॉजिकल होता है। ओके, फोनोलॉजिकल होता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ये सब नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तब ऐसी स्थिति को कहते हैं कल्चरल टेंडेंसी या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशंस या कॉग्निटिव बायस या फिर सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा हमारा। ये कह रहे हैं कि सोचने की जो प्रक्रिया है किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं हम भाषा निर्धारण, ठीक है। भाषा निर्धारण, संस्कृति का प्रभाव नो, और संज्ञानात्मक पक्ष ये भी नहीं। ये कह रहे हैं पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो क्या है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है, भाषा निर्धारण। उसके बाद है रवि रिपेयर एप्लियंस बाय टेस्टिंग हाइपोथेटिक्स अबाउट द केस ऑफ इन माल फंक्शंस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स ही यूज्ड। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है इनसाइड एल्गोरिथम या मेंटल सेट या ह्यूरिस्टिक। देखिए सबसे बेस्ट आंसर की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कहीं भी अगर ह्यूरिस्टिक जैसा दिख रहा है तो जाहिर सी बात है दैट इज़ वेरी गुड आंसर, क्योंकि जो रवि है वो रिपेयर कर रहा है, डेट मीन वो क्या कर रहा है, खोजबीन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी ह्यूरिस्टिक में, तो ये सब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपके पास है, दिव्या ऑफन डिवाइडेड असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच दिस कैन हैंडल इजीली, शी इज यूजिंग। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, क्या करती है, रिडक्शनिज्म या फिर सेकेंडरी एलोवेशंस या सब गोल एनालिसिस या फंक्शनल फिक्सडनेस। तो बताइए इसमें कौन सा बेस्ट है। आपके 12 का आंसर जो हम जाएंगे वो हम क्या करेंगे, सब गोल के साथ। देखिए जो दिव्या है वो क्या कर रही है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है या जो भी उसने गोल या डिवाइड किया है उसका जो भी है, क्या करती है, जॉब को छोटे छोटे स्मॉल गोल में सब गोल बना लेती है। यानी हमारा एक गोल था और उसका उनने क्या करा कि सब गोल बना दिए, सब गोल बना दिए, ठीक है। सब गोल बना दिए तो मतलब इस गोल को अचीव करने में क्या होगा, छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे, दैट मीन ये आसानी से अचीव हो जाएगा बड़ा गोल, ठीक है। तो ये होता है सब गोल बनाने का एक बेनिफिट। इसके बाद 13 क्वेश्चन, सोसाइटी डिटरमाइन द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट एर्टिकुलेट्स, क्या करता है, मतलब पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन है कि जेंडर एज इन इनहेरिटेंट कंस्ट्रक्ट है या हेरिडिटी एंडोमेंट है। देखिए बहुत ही सटीक आंसर इसके साथ जाएंगे हम कि ये किस प्रकार की धारणाएं हैं। 13 का जो किस प्रकार की धारणाएं हैं, तो देखिए ये हमारा क्या है, यह हमारा है सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये समाज की एक अवतरण है कि समाज ने बना रखा है कि नहीं मेल तो यही करेंगे या फीमेल तो ऐसा ही करेंगी, ठीक है। तो ये समाज का बनाया हुआ है। ओके, ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद आपका आता है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली या डैश के कुछ उदाहरण हैं। यानी कह सकते हैं ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। तो किसके हैं, परीक्षा के उत्तर प्रश्नों, मूल्यांकन की प्रक्रिया 14 देख रहे हैं हम, और फिर ये कहते हैं सिम्बोलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास या डेसिपेटिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड या फिर स्कोरिंग, फिर है प्रोसीजर ऑफ असाइनमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। देखिए आपका ग्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया या फिर हम कहते हैं मार्किंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि के आंकलन की गणन विधि हैं, ठीक है। कैसी हैं, ये वाली। 4th के साथ हम जाएंगे, बेस्ट आंसर है। बाकी केवल परीक्षा की प्रश्न उत्तरों का मूल्यांकन ऐसा तो नहीं है, बच्चों की स्थिति का निरूपण या कह सकते हैं कि पोजीशन को हम सिंपलाइज करेंगे, बिल्कुल सिंपलाइज नहीं करेंगे, या फिर आलेखन रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाएंगे, नहीं, सब चीज़ों को दिखाते हैं उपलब्धि में
क्या करते हैं, स्कोरिंग, प्रोसीजर, असेसमेंट, लर्निंग अचीवमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। 15 क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है, देखते हैं। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, या एवेल्यूएट द effectiveness of pedagogy, या मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन क्लासरूम, या प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। देखिए, सबसे बेस्ट आंसर क्या है कि अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता कर रहा है, तो देखिए हम इसके साथ जा सकते हैं। जो हमारा सेकंड है, क्या कर रहा है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, ये कि शिक्षक जो है वो अपनी जो उसकी भी विधियां हैं अधिगम से रिलेटेड, जो भी वो पढ़ा रहा है, जो भी सिखा रहा है, उसमें क्या है और बेटर कर सकता है जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाकी नहीं होंगी। इंक्लूजन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंक्लूजन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस पर ये बेस्ड है, ये समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इक्वल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया है कि आपको पता ही होगा कि ये इक्वल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, कि समान और समान अवसर देने की बात करता है। ओके, इसमें सोचने की बात ही नहीं थी कुछ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, किस ईयर में ये आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, बताइए कौन सा है जिसमें इसको लागू किया गया था। तो हमें पता है कि जो राइट, जो एजुकेशन जैसे कह सकते हैं राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, वो आपका 2016 में क्या हुआ है, लागू हुआ है। ठीक है, ये सब नहीं होगा, क्लियर है। ये याद रखिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो कौन सी ईयर में इनेक्टेड हुआ, तो लागू हुआ 2016 में हुआ था। क्लियर। उसके बाद है आपका चिल्ड्रंस विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, देखते हैं क्या कह रहे हैं, टू टीच डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों को पढ़ा सकें, या ट्रेन यूज डिफरेंट पेडागोजी मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड, या ऐसा करेंगे कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ऐसा करने में थर्ड आपका कहता है, थर्ड आपका जो कह रहा है थर्ड क्वेश्चन है ट्रेन टू टीच चिल्ड्रंस विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या ट्रेन टू मेक देम होमोजीनस। देखिए होमोजीनस वाली बात बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर, इसके साथ नहीं जाएंगे ना, इसके साथ ये कह रहे हैं कि ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, जो डाइवर्स लर्निंग नीड को वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। हमारा देश कैसा है, डाइवर्सिटी का देश है, यहाँ पर विविधताओं के साथ लोग रहते हैं, विविधताओं का देश है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़, ऐसा अधिगम या ऐसी शिक्षण प्रणाली हो जो सभी की नीड को फुलफिल कर सके। ओके, नाइनटीन क्वेश्चन है राइट ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि सबको पता है कि राइट टू एजुकेशन जो है आरटी एक्ट, तो वो देता है कि भाई 9 से नहीं, वो देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल जाए, ये बात कहता है। अब जो बच्चों को पता है वो फटाक से ना आंसर लगा देंगे 6 to 14, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा द राइट ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी यानी तो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए उनकी एज क्या बताई गई है इसमें, ये हमें बताना है कि उनकी एज क्या बताई गई है। तो देखिए यहाँ 14 थी,
यहाँ 14 थी और यहाँ पर जो बढ़ के हो गई है उनको बोला गया है 6 से 18 तक वो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो उनको 4 वर्ष और ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि वो मेंटल से जो आपके ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या है, दिव्यांगजन हैं, तो उनको 4 वर्ष का और ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, बेनिफिट दिया गया है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, आपको ये वाला ऑप्शन के साथ जाना है। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली करें। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग्स मटेरियल्स इन एसेसिबल फ्रॉम फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाय। ठीक है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। क्या है, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट, क्या ये है आपका। उसके बाद है यूनिवर्सल कोड टीचिंग, ये भी नहीं, देखिए कोड वोड नहीं करते हैं। और यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, या फिर है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इन्होंने क्या बोला है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, किससे है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है, अधिगम का सार्वभौमिक संरचना होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला आंसर के साथ जाएंगे, बहुत ही सटीक आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन कहता है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा। किसका एक इसमें से ऑप्शन जो मैच करेगा, तो स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं की नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। 21 का आंसर देखिए आप, तो ये क्या है, सेंट्रलेशंस है या कॉग्निशंस है या एकोमोडेशंस है, ये आपका क्या है, संज्ञान बोध है। यहाँ से देखिए संज्ञान बोध है, यानी मेटा कॉग्निशन है। ठीक है, मेटा कॉग्निशन है। उसके बाद है 22 व्हेन चिल्ड्रंस थिंक इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे। 22 क्वेश्चन जो है 22, तो उसे कहते हैं हम कंक्रीट थिंकिंग। क्या कहते हैं, कंक्रीट थिंकिंग कहते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर जब वो सोच रहे हैं तो उसे कहते हैं हम कंक्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, टीचिंग लर्नर्स एट वेइंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स इज नॉन एज। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की अधिगम क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत सारे अलग अलग स्तर के, तो उन्हें हम जो पढ़ाएंगे रखकर, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे डिफ्रेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी विभेदी अनुदेशन देंगे। सिलेक्शन ऑपरेशंस या नो हम देंगे डिफरेंट। ठीक है, विभेदी अनुदेशन देंगे। उसके बाद है मेंटेन्स इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। तो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण पर पूर्ववर्ती है। कौन सा इसका बेस्ट आंसर है, ये देखना है हमें। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, चरण जो है अधिगम पूर्ववर्ती है, तो ये जो आपका है जनरलाइजेशन है। ठीक है, जनरलाइजेशन, एक्विजिशन, मोटिवेशन और इंटरडिपेंडेंट नो। देखिए जब तक जेजोंग का नाम ना लिखा हो तब तक हम क्या नहीं बोलेंगे कि ये हमारे जो इमोशंस हैं और जो भाव हैं, कॉग्निशन और जो हमारा इमोशंस है, ये क्या हैं, अपने में डिफरेंट, यानी एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका आंसर तो मैं बता ही चुका आपको, क्या है, इंटरडिपेंडेंट। बाकी वैसे क्या होता है, इंटरलेटेड होते हैं। और जब जजोंग का नाम लिखा हो जिजोंग, तो ये क्या बोलेंगे, आपको स्वतंत्र है, केवल यही बोलते हैं। उसके बाद 26 टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रंस बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। पहले से शिक्षक सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है कि वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है।
कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। देखिए जब दोबारा से वो कर रहा है, दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मैनिस एंड जैनिस डिस्कशंस मेक चिल्ड्रंस एनालिसिस द प्रॉब्लम्स, लिस्ट अल्टरनेटिव्स एंड वेज ईच ऑप्शंस फॉर इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट। मतलब वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर रहे हैं किसी समस्या के बारे में, तो बताइए वो क्या मतलब किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो। तो जो हमारा रिफ्लेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, सतर्क यानी वेलिगेंट या फिर सतर्कता के साथ वो काम कर रहे हैं। उसके बाद है इन डेप्थ थिंकिंग अ चाइल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स एबिलिटी द ट्रूथ ऑफ और लाइकहुड स्टेटमेंट। इसके बारे में कौन सा सटीक आंसर है, तो वो आंसर देखेंगे हम जाते हैं फोर्थ, लॉजिकल तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल तरीके से। 29 जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए किस प्रकार का टास्क कहा जाएगा। बहुत जल्दी से बता दीजिए, ये है कंज्यूमर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता प्रकार। ठीक है, कंज्यूमर। लास्ट इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम, संवेदन, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श आदि सब ये चीज़ें हो रही हैं, तो किस प्रकार का है वो। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए। ये है आपका काइनेस्थेटिक। ठीक है, काइनेस्थेटिक। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.